Okay, so hello everyone. Very good morning to all of you guys. I hope everyone is doing good. Please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. And welcome all to the brand new course of Indian history. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. This is the fourth subject you are going to study with me. After we have completed ethics, we are right now completing geography and economy. तो तीन सब्जेक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो मेरे. अब टाइम है हमारे हिस्ट्री के हुनर दिखाने का. क्या जोक्स अपार्ट, दैट्स नॉट द थिंग. So now, from today, we are going to start the course on Indian history, and we are here with another lot of interesting things we need to share with you. बहुत मजेदार कोर्स होने वाला है हिस्ट्री का. इट्स मोर लाइक इट्स अ स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग. चलिए देखो, सबसे पहले एक बार मुझे बताओ, ठीक है, ऑल गुड है ना? हाँ. एक बार ग्रुप पे भी मैसेज ड्रॉप कर दीजिए प्लीज, है ना? ग्रुप पे मैसेज कर दो. हाय प्रशांत. ओके, न्यूज़पेपर वाज गुड. ये अब आप लोगों के लिए तो एक और चीज भी आएगी. आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए ना जो है, वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट द फैक्ट फॉर प्रीलिम्स काइंड ऑफ थिंग. सुबह सुबह 6 बजे तो हम लोग पुश करेंगे आपको. शाम को भी 8 बजे भी पुश करेंगे. रात को जो जो शाम का 8 to 9 का जो टाइम है, 8 से 9 बजे के बीच का जो टाइम है ना, उसमें हम लोग स्पेशली प्रीलिम्स 2025 को फोकस करके और फैक्ट फॉर द प्रीलियम्स, प्लेसेस इन न्यूज, ये वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे आपके लिए. और 9 से 10 वी आर गोइंग टू डू द दिस विजन आईएएस का जो हम लोग करते हैं वो तो करेंगे. ठीक है, चलिए. आज उसी के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया. मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर पाया. वैसे 6 बजे शुरू करना था. अभी वो ना धीरे धीरे हैबिट बनते बनती है तो ठीक है, चलिए. सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस क्लास. सो आई होप एवरीवन इज हियर इन द क्लास. शुरुआत करते हैं इंडियन हिस्ट्री की. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था ना, पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया था, राइट? चैप्टर नंबर 1 का. नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद एंशिएंट हिस्ट्री, एज यू ऑल ऑफ यू नो. So ancient history, then we'll do the medieval, and then we'll do the modern. ठीक है, तो ancient Indian, ancient, medieval and modern करेंगे. और बीच बीच में साथ साथ जो है आपको मैं पिन पॉइंट करता रहूंगा, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का अलग से करवाऊंगा. ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत मजेदार चीजें हैं जो आपको कवर करनी है. दो तरीके हैं मेरे पास करवाने के. एक ये होता है कि मैं एंशिएंट करवा देता हूं, और एंशिएंट के बाद में आर्ट एंड कल्चर भी करवा देता हूं. लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आर्ट एंड कल्चर आपको लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि आप एक बार एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के बेसिक्स को जब आप समझ जाओगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आर्ट एंड कल्चर कोई अलग चीज थोड़ी है. आर्ट एंड कल्चर उसी हिस्ट्री का पार्ट है, राइट? तो कई बार शुरू में अगर हम स्पेसिफिकली करवा दें, आर्ट एंड कल्चर अलग से करवा दें, तो फिर बच्चे ना कनेक्ट नहीं कर पाते. तो मैं सोचता हूं कि पहले मैं एक बार हिस्ट्री के सारी चीजें करवा दूं, और फिर आपका आर्ट एंड कल्चर. तो पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो मैंने 4 पार्ट्स, एक्चुअली 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. तो पहले मैं आपको एंशिएंट करवाऊंगा, मेडिवल करवाऊंगा, मॉडर्न करवाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर करवाऊंगा, और आपके प्रीलिम्स के बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाई जाएगी. तो टोटल हिस्ट्री के 5 सेगमेंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं. ठीक है जी. अब एक चीज जो आप सबके मन में है कि सर हम कौन सी बुक्स फॉलो करें. देखो, मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये रहती है हमेशा, हिस्ट्री के लिए आप दो चीजें आप कर सकते हैं. ठीक है, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं कि जो एनसीईआरटीज हैं, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है तो मेरे पास उनका पीडीएफ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा. अभी फिलहाल अगर मैं एंशिएंट की बात करूं, आर एस शर्मा की बुक सबने सुनी है, राइट? तो जहां तक बात है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो भैया मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं एनसीईआरटीज का. हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछेंगे तो आपको ना ओल्ड एनसीईआरटी जो है फॉलो करनी है. ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है. अभी आजकल तो नहीं है, आप उसका पुराना पीडीएफ आपको मिल जाएगा. तो क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है वो आर एस शर्मा जो है, रामशरण शर्मा जी, उनकी है. तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप फ्री में डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो आपको यही फॉलो करके चलना है, और एनसीईआरटी जरूर रीड करके चलनी है हमारे कोर्स के साथ साथ. बाकी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जो मेरे पास मेरे नोट्स हैं
ये बहुत सारे कई सारे सोर्सेज में से मैंने बना के रखे हैं, इस टाइप से मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने, जो खुद मैं भी नोट्स पढ़ता था। तो मैं उन नोट्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बहुत सारी किताबों में से मेहनत की थी, तो इसलिए वो नोट्स अब काम आएंगे पढ़ाने के लिए, राइट। तो क्लास नोट्स तो आपके लिए होंगे ही, क्लास नोट्स तो आप साथ साथ करेंगे, और फिर आप एनसीईआरटी जरूर एक बार रीड करके चलिएगा। मैं भी क्लास में जो जो रेलेवेंट पार्ट होगा ना एनसीईआरटी का आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो जो हमने इनफैक्ट ये जो पूरा आपको मैंने पीडीएफ भी बनाया है हमारा, इस पीडीएफ में भी देयर इज गोइंग टू बी ए मिक्स। हम कुछ चीजें क्लास ब्लैक बोर्ड स्टाइल में पढ़ेंगे जैसे हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, और कुछ चीजें जो है मैं आपको इस तरह से, देखिए ये जो आप सामने टेक्स्ट देख रहे हैं, दिस टेक्स्ट इज डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी। मैंने इस तरह से ना एनसीईआरटी के स्नैपशॉट भी लगा दिए, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्नैपशॉट्स हैं, ये देखिए, लुक एट दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो पूरा पूरा चैप्टर, और अगर आप अलग से आपके पास नहीं भी है तो डो नॉट वरी, जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ना उस चैप्टर का आपको ये मिलेगा यहाँ पे। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर के एनसीईआरटी के स्नैपशॉट्स भी आपको मिलेंगे। तो खाली अगर आप हमारा पीडीएफ भी फॉलो कर लेते हो तो भी आपको एनसीईआरटी का सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये इस सोच के साथ, इस प्लान के साथ मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड किया है। ठीक है जी। अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है, एनसीईआरटीज आपको रीड करनी है, और उसको क्लास में कैसे सिंप्लीफाई करके समझना है वो मेरा काम है। ठीक है। तो सिलेबस, कोई पूछे सर सिलेबस क्या है, सिलेबस यही है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम भी स्ट्रिक्टली उस सारी चीजों को फॉलो करने वाले हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद एंशिएंट हिस्ट्री। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, और इवन आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछेंगे ना तो एंशिएंट में से आप देख लीजिए, उठा लीजिए कोई भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को सबसे हम टफ भी मानते हैं। ये इसीलिए टफ है बिकॉज यहाँ पे जो जो नेम्स हैं वो बहुत टफ है। क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ाऊं मॉडर्न इंडिया, पढ़ाऊं मॉडर्न इंडिया का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन मॉडर्न इंडिया थोड़ा कम टफ लगती है बिकॉज वहां पे जो नाम है ना वो हम लोग के लिए फैमिलियर है, राइट। तो अगर अभी तुमको पता करना हो, तुम अगर जाकर के समुद्रगुप्त के बारे में बात करो, तुम बोलोगे यार समुद्रगुप्त को मैं ऐसे जानता नहीं हूँ, राइट। कोई मैंने मूवी नहीं देखी, कुछ उसके बारे में ज्यादा पढ़ा है, तो उसको उसके बारे में याद करना ही अपने आप में टफ हो जाएगा। या मैं बोलूं भाई बिम्बसार के बारे में बात करेंगे, या बात करेंगे अशोका के बारे में, चलो अशोका तो स्टिल वेरी फेमस, बट नॉर्मली कितने सारे ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हम नहीं कनेक्ट कर पाते, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, वहीं पे बात करें भगत सिंह की, तो मेरे कुछ पढ़ाने से पहले आपको ऑलरेडी बहुत कुछ उनके बारे में पता है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री टफ है बिकॉज यहाँ पे नेम्स का बड़ा बर्डन है, एक्चुअली नेम्स का बर्डन है, वो नाम भी डिफिकल्ट है। स्पेशली अगर आप जाएंगे साउथ इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वो नाम और टफ लगेंगे। तो डेफिनेटली नेम्स का बर्डन है, इसीलिए टफ है। लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली पढ़ेंगे, और पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेंस का आप क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे वो प्री का उठा लीजिए। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मॉडर्न इंडिया के बाद, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पे आती है तो वो एंशिएंट इंडिया है। मेडिवल से भी ज्यादा क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे आते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो आपको बार बार कुछ इसमें अपडेट नहीं करना। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज आपने मेरे साथ पढ़ लिया तो यू डू नॉट हैव टू, अब इसमें क्या अपडेट करोगे, एंशिएंट में थोड़ी कुछ बदल जाएगा, अनलेस अनटिल कोई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे कोई न्यूज आ जाती है, मान लो कोई न्यूज आ गई है ना, तो उसको अपडेट करके चल सकते हैं, बट 95% चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी, इसलिए उसको ऐसे ही लेकर के चलना है। तो चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट द सोर्सेज टू अंडरस्टैंड एंशिएंट इंडिया। वैसे आपके एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 इज इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, उसको मैं स्किप कर रहा हूं फिलहाल के लिए। हमारे लिए चैप्टर 1 रहेगा द सोर्सेज टू अंडरस्टैंड एंशिएंट इंडिया। कौन कौन से सोर्सेज है, हमें क्या पता कि एंशिएंट इंडिया में ऐसा हुआ था, है ना। तो कुछ कुछ हमने कॉइन्स को स्टडी किया होगा, कुछ हमने लिटरेचर को स्टडी किया होगा, कुछ हमारे सामने ऐसे इंस्क्रिप्शंस आए होंगे, है ना, उनको हमने स्टडी किया होगा। कुछ ऐसे जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने देखे होंगे, कुछ ऐसे आर्ट एंड कल्चर के मॉन्यूमेंट्स हमारे पास होंगे जिनके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, हमने हिस्ट्री को दोबारा से बनाया है,
उन चीजों को स्टडी करते करते करते। तो उन सोर्सेज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है, और इसी में आपसे, इसी चैप्टर से आपको अच्छा खासा इंसाइट मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाले चैप्टर्स के लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा बेस की तरह काम करता है। एक बार मुझे बता दो कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आर वी कंफर्टेबल विद दैट? पूनम दलाल को बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पूनम दलाल दहिया जी की जो किताब है बहुत अच्छी किताब है, वो भी बहुत अच्छी है। स्पेक्ट्रम फॉलो करना चाहे स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक पूनम दलाल दहिया जी की जो किताब आती है, आई थिंक वो मॉडर्न और मेडिवल, सॉरी एंशिएंट और मेडिवल दोनों के ऊपर है, राइट? आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस मर्जी किताब को आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताबें अवेलेबल है मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बिल्कुल उसको फॉलो करके चलें। बट मेरा एक ही कंसर्न होता है, और मेरा कंसर्न ये है कि प्लीज बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज मत लेके चलिएगा। बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज मत लेके चलना कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, क्योंकि हमारे को 14 सब्जेक्ट पढ़ने, कोई एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है ना। तो एनसीईआरटी को बेस बनाना, उसके ऊपर जो मर्जी स्टैंडर्ड किताब आप पढ़िए, चाहे आप टाटा मैग्रो हिल की कोई किताब उठाइए, चाहे जिस मर्जी की उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज मेक श्योर कि अपनी जो स्टडी है ना, उसको लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज तक रखना, वरना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और वो पर्पज सॉल्व होगा नहीं। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करें चैप्टर नंबर 1 से। हमारे पास 1 घंटे का समय है आज का, थोड़ा कम टाइम रहेगा। कल से 7:30 से 9, 1.5 घंटे का हमने प्लान किया है। 9 o'clock मुझे खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज फिर और बहुत सारे काम करने हैं। 10 बजे फिर आपको इकोनॉमी भी पढ़ानी है, राइट? चलिए जी, so let us begin. Let's start with the chapter number 1, the sources to understand the ancient India. देखिए, हिस्ट्री में हम पहली बात तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ने का टारगेट क्या है? ये जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ने का मेन पॉइंट होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस इन द पास्ट। व्हाई वी रीड हिस्ट्री, व्हाई वी आर कंसर्न विद द हिस्ट्री? बिकॉज वी नीड टू understand, we need to understand the developments of civilizations। ठीक है, कैसे कैसे सिविलाइजेशन बनती। सिविलाइजेशन इज द पीक ऑफ कल्चर। हम किस चीज को कहते हैं? अभी सभ्यता है। सिविलाइजेशन जो शब्द है वो आप आगे चल के आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन को हम ये मानते हैं दैट दिस इज द पीक ऑफ द कल्चर। जब आपका किसी भी चीज का कल्चर क्या है, आपकी हैबिट है। आपका कल्चर मतलब आपकी रिपीट करने की हैबिट है, चाहे आपका वो फूड का कल्चर हो, चाहे आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कल्चर हो, चाहे आपके क्लोथिंग का कल्चर हो, किसी भी चीज का। तो जब वो कल्चर अपने पीक पे होता है, दैट बिकम्स अ सिविलाइजेशन, उसको सभ्यता का नाम दिया जाता है। और ह्यूमन मतलब सिविलाइजेशन जो है, ये सबसे टॉप पे आता है। हिस्ट्री के किसी भी इवेंट को आप पढ़ते हैं तो सिविलाइजेशन तो उसका बिल्कुल टॉप है। तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि सिविलाइजेशन जो है इन द पास्ट, उन पुरानी सिविलाइजेशंस में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन सिविलाइजेशंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस चीज से वो प्रभावित थे, उन सब चीजों की डेवलपमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। और एंशिएंट इंडिया की जहां मैं बात करूं, या किसी भी फॉर दैट मैटर आप किसी भी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर आर सम सोर्सेस, देयर आर बेसिकली 3 सोर्सेस जिनको हम फॉलो करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। 3 सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, या डी कोड हिस्ट्री, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और वो 3 सोर्सेस कौन कौन से हैं सर? 3 सोर्सेस। सोर्स नंबर 1 है मेरे पास लिटरेरी सोर्सेस। मेरे पास जो लिटरेरी सोर्सेस है, जो लिखा हुआ मेरे पास स्क्रिप्चर अवेलेबल है, हम उसको फॉलो करते हैं। अब लिखे हुए में बहुत कुछ चीजें आएंगी, चाहे वो किसी ने कोई रिलीजियस लिटरेचर लिख दिया, किसी के पास सेक्युलर लिटरेचर होगा, किसी कोई बाहर से इंडिया में आया विजिट, कोई फॉरेन ट्रैवलर आया, उसने भारत के बारे में क्या लिखा, भारत के अपने लोगों ने अपने हिस्ट्री के बारे में क्या नोट किया। तो लिटरेरी सोर्सेज हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। और उससे भी ज्यादा लिटरेरी सोर्सेज में देखो, एक प्रॉब्लम ये होती है ना, कई बार चीजों को बढ़ा चढ़ा के भी लिखा जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जिन्होंने लिखे हैं बड़े भाव के साथ लिखे हैं, बड़े भावनाओं के साथ लिखे हैं। और कई बार हम लिटरेरी सोर्सेज में, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकली थोड़ी मालूम है, आज से 5000 साल पहले अगर किसी ने लिख दिया
कि भैया ये फला फला एक गॉड थे और उस भगवान की 5 लाख की सेना थी, वो आपका लिटरेरी सोर्सेज जो है, इट कैन बी अ वर्क ऑफ फिक्शन ऑल्सो। जैसे अभी बहुत लोग डिबेट करते हैं अभी महाभारत सही है कि नहीं है, रामायण हुई थी कि नहीं हुई थी। अब जिन्होंने भी रामायण को लिखा है, महाभारत को लिखा है, हो सकता है उनमें से कुछ कुछ इंसिडेंट हुए, कुछ इंसिडेंट को विजुअलाइज किया गया, कंसेप्चुअलाइज किया गया, तो लिटरेरी सोर्सेज में चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन आपको मिल जाए, थोड़ा बहुत वो चीजें भी ऐड कर दी जाए जो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी हो सकता है। कभी कभी जो लिखते थे वो हिस्ट्री लिखने वाले अपने राजाओं को इंप्रेस करने के लिए भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। राजा ने जीती होंगी 5 बैटल, लिख दिया कि भाई 500 बैटल जीतने वाला एकलौता राजा। हो सकता है राजा को इंप्रेस करने के लिए भी कर दिया जाए। खैर वो पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास है। उससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, जिसको कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, जो आपको सामने दिखता है ना, उसके लिए आपको एविडेंस नहीं चाहिए। जो आपको सामने दिख रहा है, यू डोंट नीड एविडेंसेस फॉर इट, यू डोंट नीड टू डिबेट ऑन दैट। और वो सोर्सेज हमारे पास है, हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके सब कुछ आ गए। आपको, आपने जाकर के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, आप साइट्स को आप एक्सकेवेट करते हैं ना, आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्सकेवेट करते हैं, आपको वहां बहुत कुछ देखने को मिलता है। उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको किसी जगह पे कोई पोट्री मिली, तो वो फेक नहीं हो सकती, उसमें कोई एग्जाजरेशन का स्कोप ही नहीं है। जब सामने पता है कि अच्छा ये यहाँ इस जगह पे ये वाली पोट्री मिली है, तो ये लोग ये यूज करते थे, या कोई किसी चीज के फॉसिल्स मिल गए, या आपको कुछ वेपन्स मिले, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ के लोग यार ये चीज का इस्तेमाल करते थे। तो ये ज्यादा क्लोज टू ट्रुथ होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना, ये सच्चाई के ज्यादा करीब है। आपको कोई पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अब जो स्तूप है, जो अशोक ने सांची का स्तूप बना दिया, वो स्तूपा एज इट इज आपको दिखेगा, उसमें कुछ एग्जैजरेशन का स्कोप ही नहीं है। वो तो आपको एग्जैक्टली दिख रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा है सामने में, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो हम लोग जो है फॉलो करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और तीसरा एक और सोर्स यहां पे आ जाता है, वो है बेसिकली फॉरेन हिस्टोरियंस के अकाउंट्स। जो है आपके फॉरेन फॉरेन हिस्टोरियंस जो है, फॉरेन हिस्टोरियंस के जो अकाउंट्स हैं, उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं। दोस्त एक मिनट रुकना जरा, लाइट कुछ फ्लक्चुएट करिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, ठीक है। और तीसरे हमारे सोर्सेज हम क्लासिफाई करते हैं फॉरेन हिस्टोरियंस के अकाउंट्स। उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, क्या देखा, और सिर्फ इंडिया नहीं, ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में उन लोगों ने क्या लिखा। और ये थोड़ा सारा अनबायस्ड अकाउंट्स होते हैं। ये अनबायस्ड इसलिए क्योंकि इन्होंने किसी को इंप्रेस करने थोड़ी लिखा होगा, ये शायद अपने जो ट्रू इनके एक्सपीरियंसेस हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये लोग लिखते थे। तो इसमें थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी आपको शायद ज्यादा मिले। हो सकता है किसी किसी राजा के बारे में जो क्रिटिकल चीजें हैं वो भी आपको मिल जाए। इसलिए मेजरली हम हिस्ट्री के ये 3 सोर्सेज आपको लेकर के चलने हैं,
The three sources to reconstruct history, we have literary sources, archaeological sources and the foreign historian accounts. अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको हमें स्टडी करना है, ये आप प्लीज नोट कर लीजिए, द थ्री सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। इसके बाद अगर आप देखिएगा, अगर मैं लिटरेरी सोर्सेज से स्टार्ट करूं, इसके बारे में हम लोग इसको और ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, तो एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली लिटरेरी सोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है। Although the ancient Indians knew writing as early as 2500 BC, our most ancient manuscripts are not older than the 4th century AD. तो देखिए, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि जो एंशियंट इंडियंस थे उन्होंने 2500 बीसी पे लिखना शुरू कर दिया था। ये वो टाइम है दोस्तों जिनको हम एसोसिएट करते हैं हड़प्पन से। तो भाई हड़प्पन के टाइम से ही हमने अपनी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे पास जो सबसे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कुछ ऐसी होती है, ये है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो आपने खुद अपने हाथों से आपने लिखा है, किसी पेपर पे लिखा हुआ है या किसी पेड़ की छाल पे लिखा है, किसी कपड़े पे लिखा हुआ है। तो जो ओरिजिनल, जो यही सबसे पहले सोर्सेस थे, पेपर तो बाद में बना ना, तो पेपर तो बाद में आया, आपने उससे पहले किस चीज के ऊपर अपना लिखा है, तो वो ओरिजिनल जो राइटिंग्स हैं, दे आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो हमारे पास जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट के जो एविडेंसेस मिलते हैं वो 4th सेंचुरी एडी की है। और 4th सेंचुरी एडी का मतलब हो गया कि हमारे पास बहुत सारा पुराना उसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इन इंडिया दे वर रिटन ऑन बर्च बार्क्स, हम पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ के तने को खोल के उसके ऊपर लिखते थे। पाम लीव्स के ऊपर भारत के लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हैं। और सेंट्रल एशिया में अगर आप देखिएगा, जहां पे प्राकृत लैंग्वेज स्प्रेड फ्रॉम इंडिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स को इवन शीप लेदर पे और वुडन टैबलेट्स पे लिखा गया। तो ये भी कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इंडिया में मोस्ट कॉमन मटेरियल क्या था मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने का, बर्च बार्क्स और पाम लीव्स था। लेकिन सेंट्रल एशिया में ज्यादातर शीप लेदर और वुडन टैबलेट्स के ऊपर ये लिखा गया। तो कंपैरिजन भी है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बाकी एरियाज का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी होगी, प्राकृत भाषा आप हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ने वाले हो। ये समझ लीजिए, दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस। उस वक्त एंशिएंट इंडिया में दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस। संस्कृत बाद में कॉमन बनी थी, और कॉमन भी नहीं, संस्कृत मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द पढ़े लिखे लोग। संस्कृत जो थी वो स्कॉलर्स, ब्राह्मण्स, उनके लिए ज्यादा थी। लेकिन जो कॉमन मासेस थे, जो आम आदमी थे, उनके लिए प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा में हमने मोस्टली अपने चीजों को लिखा है। ठीक है सर। अब जरा इस लिटरेरी सोर्सेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसको जरा आपको समझाता हूं। तो प्लीज पुट अप द हेडिंग एज लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को रिटन सोर्सेस भी लिख सकते हैं, लिटरेरी या रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम 5 क्लासिफिकेशंस करेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर 1, हमने लिटरेरी सोर्सेस को कैटेगराइज किया है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस सोर्सेस। ये वो है जो रिलीजियस लिटरेचर हमारे पास है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास है, रिलीजियस रिटन मटेरियल जो हमारे पास है, जो धर्म के हिसाब से लिखा गया है, धर्म के ऊपर लिखा गया है। कुछ हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनको हम सेक्युलर कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसमें बाकी बातों का जिक्र आपको ज्यादा मिलेगा, धर्म ओरिएंटेड चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी। कुछ रिटर्न सोर्सेज को हम साइंटिफिक लिटरेचर की कैटेगरी में रखेंगे, जो रैशनल लोगों ने लिखा है, उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं, रैशनल लॉजिक के साथ चीजें लिखी हुई है। तो साइंटिफिक लिटरेचर भी हमारे पास है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव संगम लिटरेचर, अलग से कैटेगरी में हमारे पास संगम लिटरेचर भी है, जो साउथ का सबसे बड़ा ट्रेस्टीज हमारे पास है। एंड देन वी हैव अनदर लास्ट कैटेगरी विच इज द ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स जो है वो क्या है, ट्रैवलॉग्स ये जो ट्रैवलर्स जो
ट्रैवलर्स आए थे, फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, खास तौर पे जो बाहर के लोग, आपने पढ़ा ना कि भाई चाइनीज, बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर आए, मोरक्कन ट्रैवलर्स आए, इब्न बतूता के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर उधर से आपका जो है बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर आए, फाजियान, है ना, ये सब लोग आए, इन्होंने भी बहुत कुछ चीजें लिखी। तो लिटरेरी सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे। अब रिलीजियस में क्या क्या चीजें हैं, सेक्युलर में क्या क्या है, साइंटिफिक, संगम, एक एक को पकड़ते हैं और एक एक को समझते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए, और नोट्स बनाने से हिस्ट्री आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। आपको बहुत सारी किताबों में जाके टक्कर नहीं मारनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा रिलीजियस सोर्सेस के बारे में। लेट्स राइट अबाउट द रिलीजियस सोर्सेज। आखिर कौन कौन से रिलीजियस सोर्सेज हैं जिनके बारे में वी हैव टू टॉक। देखिए, रिलीजियस सोर्सेज का मतलब ऐसा मत सोच के चलना कि इन सोर्सेज में सिर्फ रिलीजन को लेकर के बात की गई है, नहीं, नॉट जस्ट रिलीजन। हाँ, रिलीजन डोमिनेंट पार्ट है, ये बात करेक्ट है कि इनके अंदर रिलीजन जो है, धर्म को लेकर के डेफिनेटली डोमिनेंटली उसके बारे में बात किया गया है, बट इन सोर्सेज में वी हैव अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। दीज सोर्सेज हैव अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, जैसे कि इन्होंने इन सोर्सेज में दे ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, उस टाइम में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, राइट, एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, भाई रिलीजियस सोर्सेज का मतलब सिर्फ धर्म से रिलेटेड, नहीं, रिलीजन डेफिनेटली डोमिनेट करता था इन सोर्सेज में, बट बाकी के एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं इन रिलीजियस में। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है सर? अब रिलीजियस सोर्सेज में हमने किस किस को क्लासिफाई किया है? तो दीज काइंड ऑफ सोर्सेज एक्चुअली इंक्लूड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वेदास, जो वेद लिखे गए हैं, जो चारों वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सारे वेदास इस कैटेगरी में आते हैं। तो डेफिनेटली वेदों में धर्म को लेकर के, धर्म के संबंधित चीजों को लेकर के बात की गई है, लेकिन उन वेदों में बाकी चीजों का भी जिक्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बॉस, ये वाला पॉइंट समझ में आया? दूसरी चीज, वेदों के अलावा यू हैव, अब इनकी डिटेलिंग हम आर्ट एंड कल्चर में भी जोड़ेंगे और बाकी चीजों में जोड़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ सोर्सेज को मेंशन कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपके संस्कृत एपिक्स, बहुत सारे संस्कृत एपिक्स लिखे गए, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए संस्कृत के, जो एक और इंपॉर्टेंट रिलीजियस सोर्स है हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा वेदों और संस्कृत एपिक्स के अलावा आपके पास है पुराण्स आपके पास है, आपके पास बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, बहुत सारे धर्मशास्त्र लिखे गए, बहुत सारे आपने जो है आरायंकाज लिखे हैं, आपने बहुत सारे ब्राह्मणाज लिखे हैं, ठीक है, आपके पास इवन उपनिषद्स हैं, बहुत सारे उपनिषद्स। तो दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सोर्सेज, जो हमें बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इन चीजों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई, उपनिषद्स में तो डायलॉग के फॉर्म में लिखी हुई चीजें, उपनिषद्स में मोस्टली डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी हुई चीजें हैं, दो लोगों की कॉन्वर्सेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है ना। इसी तरह से दुनिया भर के पुराण है, आपने सुना होगा ना, विष्णु पुराण, शिव पुराण, तो बहुत सारे पुराण हैं जिनमें रिलीजियस कमेंट्री आपको देखने को मिलती है। धर्मशास्त्र हैं, स्मृतिज है, धर्मशास्त्र में आपके दोनों चीज, धर्मशास्त्र जो है इट इंक्लूड 2 थिंग्स। धर्मशास्त्र में यू हैव धर्म सूत्रास प्लस स्मृतिज, इसमें दोनों एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यू हैव अदर थिंग्स। रिलीजियस में एक और चीज आती है,
वो है आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर। सिर्फ वेदों में तो हिंदू लिटरेचर के बारे में है, इसके अलावा हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर भी तो है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, उस वक्त की हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है आपके त्रिपिटकास। आप पढ़ेंगे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। यू हैव द त्रिपिटकास। ये त्रिपिटक होते हैं जिसमें विनय पिटक और ये आपके अभय पिटक वगैरह होते हैं। तो त्रिपिटकास इज अ 3 सेट ऑफ बुक्स, 3 अलग अलग किताबें हैं त्रिपिटक जो है। तो उसमें अभिधाम पिटक है, विनय पिटक है जो है। तो ये त्रिपिटकास जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बुद्धिज्म में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में वो त्रिपिटकास है। 3 सेट ऑफ बुक्स, उसमें अलग अलग चीजें एक्सप्लेन की गई है और ये सब लिखा हुआ है पूरा का पूरा पाली भाषा में, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ ये पूरा त्रिपिटक है। याद रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन आ जाए त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो पाली लैंग्वेज आपको याद रखना है। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर है वैसे ही हमारे पास भी ऑल्सो हैव द जैन लिटरेचर ऑल्सो। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की तरह जैन लिटरेचर भी हमारे पास है, जो एक और इंपॉर्टेंट रिलीजियस सोर्स है हमारा, हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए। तो इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे त्रिपिटक बुद्धिज्म का बेस्ट लिटरेचर है। जैन लिटरेचर में आते हैं आपके अंगास, वी हैव द अंगास, वी हैव अगमास। हम लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर में पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। देन यू हैव छेद सूत्रास, you have Ched Sutras and you also have the मूल सूत्रास। और ये सब जो पूरा का पूरा जैन लिटरेचर लिखा गया है, ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। ये प्लीज डिफरेंस याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन इन द पाली लैंग्वेज, whereas जैन लिटरेचर मोस्टली रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एमसीक्यूज? सपोज ये क्वेश्चन आ जाए, एक एमसीक्यू यहां से बन जाए कि भाई अंगास, अंगमास, छेद सूत्रास रिलेट टू विच पर्टिकुलर रिलीजन। ऑप्शन में आ जाए हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसा कुछ करके आ जाए, तो एटलीस्ट आपको पता है कि सर ये वाला जो लिटरेचर है ना, हमने पढ़ा है ये जैन लिटरेचर को बिलोंग करता है और प्राकृत भाषा में लिखा गया है ना। तो ये जो आपके सामने हमने लिखे हैं, these are some of the most important religious sources जो आपको याद रखने हैं। वेदास में इनकी डिटेलिंग में तो हम बात करेंगे, all 4 वेदास we have to understand। डिटेल में जाएंगे, डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि हमारा आर्ट एंड कल्चर में भी तो सब कुछ कवर करना ही है ना डिटेलिंग में। आर यू कंफर्टेबल विद दैट? आर यू ओके विद व्हाट वी आर राइटिंग? हम क्या बात कर रहे हैं? हम लिटरेरी सोर्सेज की बात कर रहे हैं। हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमने रिटन सोर्सेज को उठाया, और पहला रिटन सोर्स है रिलीजियस सोर्सेज, जिसमें वेद, संस्कृत के एपिक, पुराणास, धर्मशास्त्रास, अरांक्यास, ब्राह्मणास, उपनिषद, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, हमने सबको एक साथ कैटेगराइज कर दिया है। मुझे बताइए यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? एवरीबॉडी यस? एक बार क्विक फटाफट फीडबैक दे दीजिए प्लीज। ये तरीका समझ में आ रहा है? देखो, इन्हीं चीजों को आप बुक से पढ़ोगे ना, बहुत डिटेलिंग में मिलेगा एंड इट विल वेस्ट योर टाइम। हमें चाहिए प्रिसाइज नोट्स, हमें चाहिए टू द पॉइंट नोट्स, जिनको हम रिवाइज भी फटाफट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं हिस्ट्री के आपको नोट्स बनवा रहा हूं, ताकि आप प्रिसाइसली उसको रिवाइज भी कर पाए। दैट इज माई मेन कंसर्न, है ना। अब ये हो गए आपके रिलीजियस सोर्सेस। अब डालिए नंबर 2, सेक्युलर सोर्सेस। अब उसमें हम क्या क्या पढ़े सर? सो रिटर्न सोर्सेज में दूसरा हमारा था सेक्युलर सोर्सेस। आइए जरा सेक्युलर सोर्सेज को भी स्टडी किया जाए। तो सेक्युलर सोर्सेज में हमारे पास आती हैं बहुत सारी हिस्ट्रीज। इसमें हमारा एलिमेंट आता है बहुत सारी जो हिस्ट्रीज लिखी गई हैं, जो सेक्युलर तरीके से, किसी धर्म को नहीं, वो पर्टिकुलरली राजाओं के बारे में, उस टाइम के जो शासन करने वाले लोग थे उनके बारे में लिखी गई है। तो बहुत सारी हिस्ट्रीज आर लाइक डॉक्यूमेंट्रीज, दे आर लाइक कमेंट्रीज रिटन अबाउट डिफरेंट राजा लोग एंड डिफरेंट रेजीम्स। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है
देयर इज अ वर्क कॉल्ड राज तरंगिनी, आपने शायद सुना होगा राज तरंगिनी. राज तरंगिनी is written by a person known as कल्हन. तो कल्हन ने राज तरंगिनी किताब लिखी थी जिसको हम कहते हैं, दिस इज प्रिसाइसली नोन एज द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया. प्लीज इसको नोट कर लेना, इस की पॉइंट को. राज तरंगिनी को माना जाता है द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया. भारत की पहली इतिहास की किताब थी राज तरंगिनी. इसमें राज तरंगिनी में कल्हन ने कश्मीर के राजाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनके पूरी पूरी जनरेशंस के बारे में लिखा है. तो राज तरंगिनी जैसे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं पर्टिकुलर राजाओं के बारे में, उनके इतिहास, उनके कारनामों के बारे में, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सोशली क्या काम किया, रिलीजियसली, पॉलिटिकली. तो हमें बहुत अच्छी कमेंट्री मिल रही है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री मिलती है. तो सेक्युलर क्यों है? क्योंकि इसमें किसी धर्म के बारे में बात नहीं की गई है. इसके अंदर मोस्टली उन पर्टिकुलर राजाओं के बारे में बात की गई है, उनके काम कारनामों के बारे में बात की गई है, इसलिए इसको सेक्युलर सोर्स माना जाता है. तो प्लीज लिख लेना, राज तरंगिनी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा. सेक्युलर सोर्स नंबर 2 कैन बी लॉर्ड ऑफ द यूलोगीज. बहुत सारे यूलोगीज लिखी गई हैं. क्या होती हैं? दे आर हाईली रिफाइंड लिटरेचर कंसर्निंग टू अ रूलर और समथिंग. यूलोजीज हम किसको बोलते हैं? यूलोजीज का मतलब होता है, यूलोजीज एक्चुअली मीन्स इट्स अ हाईली रिफाइंड लिटरेचर कंसर्निंग टू अ रूलर. एक राजा के बारे में लिखा हुआ पूरा ग्रंथ, एक राजा के बारे में लिखा हुआ पूरा का पूरा काम. ये किसी राजा के बारे में भी हो सकता है, किसी नॉबल के बारे में हो सकता है, किसी संत के ऊपर लिखा हुआ काम हो सकता है, एनीथिंग, बट एक पर्टिकुलर उसको फोकस करता है. जैसे आपने सुना होगा भाई अकबरनामा, अकबर के बारे में है. इसी तरह से आपने सुना होगा हर्ष चरित्र, वो राजा हर्ष के बारे में है. तो मोस्टली जो ये यूलोजीज जो होती है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में लिखा हुआ पूरा लिटरेचर होता है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको लिखा ही, मोस्टली जो यूलोजीज हैं, they were actually written, they were actually intended, this was actually intended to praise, actually intended to praise these people. इन लोगों को खुश करने के लिए इन लोगों के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था, उन लोगों के बारे में, एंड देयर डीड्स, और इनके कारनामे. समझ रहे हो? ये यूलोजीज जो हैं, ये लिखी ही जाती थी राजाओं और इन सब के बारे में बढ़ा चढ़ा के, इनकी प्रेज में लिखी हुई चीजें होती है. अब इसका एग्जाम्पल आप, और अच्छा कौन लिखते होंगे सोचिए, ऐसा काम कौन कर सकता है? राजा के जो फेवरेट पोएट्स होते थे वो वही चापलूसी कर सकते हैं ना. तो यूलोजीज जो है मोस्टली दे वर रिटन बाय द कोर्ट पोएट्स, दे वर मोस्टली रिटन बाय द कोर्ट पोएट्स. अब राजा की दरबार में जो है पोएट, वो राजा की तारीफ में चीजें लिख देगा. अब कोर्ट पोएट्स को भी कई नाम से जाना जाता है. ये जो कोर्ट पोएट्स थे इनके भी अलग अलग नेम्स थे, एंड दे वर रिटन बाय द नेम्स एज चरण, है ना, भट्ट, या फिर इनको पोएट भी आप कह सकते हो, बट मोस्ट जो कॉमन नेम है चरण और भट्ट कहा जाता था इन कोर्ट पोएट्स को. इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यूलोजीज का एग्जाम्पल आ सकता है. जैसे बाण भट्ट, जो बाण भट्ट थे, he was the court poet of हर्षा, और बाण भट्ट ने he wrote eulogy named as हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र. अब हर्षा जो थे, द राजा हर्षा, he was the last of the last kings of ancient India. 7th century AD में आप हर्ष के बारे में पढ़ोगे, एज ऑफ हर्षा, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा राजा रहे हैं. तो बाण भट्ट जो उनके कोर्ट पोएट थे, उनकी प्रशंसा में उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया हर्षा के ऊपर. ये यूलॉजी का एक एग्जाम्पल है. सिमिलरली आपने शायद नाम सुना होगा बिल्हन का, अनदर इंटरेस्टिंग पोएट कॉल्ड एज बिल्हन. और बिल्हन नाम के पोएट ने जो है विक्रम अंकदेव, विक्रम
अंकदेव चरित्र लिखा, और ये लिखा गया था चालुक्य डायनेस्टी की राजाओं पे। जो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे उनके बारे में लिखा था बिल्हन ने। सिमिलरली अगर आप देखिएगा डाउन साउथ का भी एग्जांपल मैं देखूं, देयर इज अनदर, मैं ये नाम आपको क्यों लिखवा रहा हूं ना, इनसे एमसीक्यू आएंगे बच्चों। ये जो नेम्स मैं आपको लिखवा रहा हूं इनसे आप डायरेक्टली एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विच ऑफ द हु रोट हर्ष चरित्र, आंसर इज बाण भट्ट। विक्रम अंकादेव चरित्र लिखने वाले का नाम बिल्हन। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, आप डायरेक्टली मान के चलेंगे, मैं जान के नोट्स ऐसे बनवा रहा हूं कि इनसे एमसीक्यू आ जाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसका एक और एग्जाम्पल, यूलॉजी का एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जो है मुशिका वंशा। ये बहुत फेमस किताब, बहुत फेमस यूलॉजी है साउथ इंडिया में। नाम है मुशिका वंशा। मुशिका वंशा को लिखने वाले का नाम है रिटन बाय पर्सन कॉल्ड एज अतुला। ठीक है, ये लिखी गई, ये केरला के राजाओं के बारे में लिखी गई। दिस वाज रिटन अबाउट द रूलर्स ऑफ केरला। ठीक है, तो केरला के राजाओं के बारे में लिखा हुआ है ये मुशिका वंशा। तो ये हो गया यूलॉजी। अब यूलॉजी का प्रॉब्लम आप खुद ही समझ सकते हैं। अब क्योंकि ये लिखा ही जाता है लोगों को तारीफ करने के लिए, तो इसमें चांसेस होते हैं कि सारा कुछ इसमें जो है वो सच ना भी हो। क्वाइट पॉसिबल कि इसके अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं शायद वो सारी बातें सच ना हो, शायद थोड़ा बहुत इसमें फिक्शन भी ऐड किया गया होगा, थोड़ा ड्रामेटाइजेशन इसमें किया गया होगा, ऐसा मान करके आप चलिएगा। अब इन्हीं सेक्युलर सोर्सेज में हिस्ट्रीज और यूलॉजीज के अलावा देर इज अनदर सोर्स नंबर सी, एंड दैट इज एपिक एंड काव्य लिटरेचर। इसी सेक्युलर का ही पार्ट है, जो बहुत सारे एपिक्स हैं और बहुत सारा जो काव्य जो लिटरेचर है वो भी सेक्युलर का पार्ट माना जाता है। बहुत सारे एपिक्स और काव्य लिटरेचर, जैसे इसमें बहुत सारे ड्रामास, इसके आप एग्जांपल देखिएगा, यू हैव लॉट ऑफ ड्रामास ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे हैं। हमारे कालिदास जी कितने फेमस थे ड्रामा लिखने के लिए। बहुत सारे ड्रामास हो गए, बहुत सारी पोएट्री लिखी गई है। ठीक है, बहुत सारे एपिक्स हमने लिखे हैं जो इसका पार्ट है। तो इसका भी एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखवाऊं, जैसे देयर वाज अ पोएट called there was a poet named as विशाखा दत्त। शायद आपने इनका नाम सुना होगा। जो विशाखा दत्त थे, वो विशाखा दत्त साहब, इसका राइटिंग थोड़ा मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूं। जो विशाखा दत्त थे, he wrote a very interesting work as मुद्रा रक्षा। he wrote, इनके लिटरेरी वर्क का नाम था मुद्रा रक्षा सा। इन्होंने मुद्रा रक्षसा लिखी थी। ये इनका जो है इनके एपिक का पार्ट है, ये इनके लिटरेचर का पार्ट है। तो इस तरह मुद्रा रक्षा में बहुत सारे ड्रामाज, पोइट्री, ये सब चीजें आपको मिलेंगी जो लिखी थी विशाखा दत्त ने। और लिखी गई थी, इसमें क्या मेंशन किया हुआ, अगर आपसे कोई पूछ ले, चलो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू, ये और मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज में देखा है, मुद्रा रक्षा लिखने वाले का नाम विशाखा दत्त, पर मुद्रा रक्षा किस चीज के बारे में है? तो इस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है इट इज ऑल अबाउट चाणक्याज विन ओवर रक्षासा। जो रक्षासा कौन था? ही वॉज एक्चुअली द मिनिस्टर ऑफ नंदास। आपको पता होगा कि जो नंद राजा थे, नंदाज और चाणक्य की जो दुश्मनी थी, उसी के चलते चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और नंद के शासन को उखाड़ के फेंक दिया था।
तो चाणक्य की जो जीत थी रक्षसा नाम के एक मिनिस्टर के ऊपर, उसके बारे में लिखा गया है मुद्र रक्षसा, और ये लिखने वाले का नाम विशाखा दत्त। तो हमने सेक्युलर के अंदर, जैसे रिलीजियस के अंदर आपने 5 चीजें पढ़ी, ऐसे ही हमने सेक्युलर लिटरेचर के अंदर भी 3 चीजें पढ़ी। नंबर 1 हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज में एग्जाम्पल लिखा राजतरंगिणी का, जो कलहन ने लिखी है। दूसरा हमने आपको बताया बहुत सारे यूलॉजीज जो लिखी गई थी राजाओं की तारीफों में, उसमें बाण भट्ट ने लिखी हर्ष चरित्र, बिल्हन ने लिखी थी आपके विक्रम अंकदेव चरित्र, और हमने तीसरी पढ़ी थी मुशिका वंशा, लिखने वाले का नाम अतुला। और तीसरा हमने पढ़ा है एपिक्स और काव्य लिटरेचर, जिसमें ड्रामास के थ्रू हिस्ट्री बताई गई है, जिसमें पोइट्री के थ्रू हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग एपिक्स के ग्रंथों के थ्रू किया गया है। एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ फिट होगा वो है मुद्रा रक्षसा, जो लिखने वाले का नाम विशाखा दत्त है। ये तो उसके लिए रखी हुई है, जस्ट टू चेक। इनको कर दो, ऑफ कर दो, ये वाला भी कर दो। एक बार ना नीचे भी पूछना कि नीचे भी सेम प्रॉब्लम है क्या डाउन का, या हमारे ऊपर ऊपर वो, ऐसा ना हो कि अपने ऊपर ऊपर देख लेना। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो ये हो गया आपके सेक्युलर सोर्सेज। अब हमने 2 चीजें पढ़ ली। लिटरेरी सोर्सेज में वी आर डन विद रिलीजियस एंड वी आर डन विद द सेक्युलर लिटरेचर। इसको सेक्युलर क्यों कहा जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना इट इज मोर अबाउट पर्टिकुलर पर्संस, इट्स नॉट मच कंसर्न विद द रिलीजन ऑफ दैट टाइम। रिलीजन से ज्यादा ये इवेंट बेस्ड है, पर्सन बेस्ड ये सोर्सेस आते हैं। अब आपका इसमें थर्ड जो सोर्स आएगा लिटरेरी सोर्सेज का, तीसरा पार्ट है साइंटिफिक ट्रस्टीज। जो हमारे पास साइंटिफिक सोर्सेज में क्या चीजें हैं। अब देखिए ये वो पर्टिकुलर लिटरेचर है, इसमें वो लिटरेचर आता है, इट इंक्लूड्स लिटरेचर दैट जनरली डेल्ट विद सब्जेक्ट्स, जिसमें जो लिटरेचर लिखा गया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ लिखा, लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस पे लिखा हुआ कोई लिटरेरी वर्क है ना। सिमिलरली किसी ने इकोनॉमी के बारे में, एक इकोनॉमी के ऊपर कोई काम लिखा है अपना कोई लिटरेचर, तो ये साइंटिफिक क्यों है, ये सब्जेक्ट्स पे लिखी हुई कमेंट्रीज है। इसमें धर्म या बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, ना ये किसी को इंप्रेस करने के लिए लिखी गई है। तो लिटरेरी सोर्सेज वो हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिखा गया, इकोनॉमी के बारे में लिखा गया, ग्रामर के बारे में लिखा गया ना। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में लिखी हुई चीजें, किसी ने मेडिसिन के बारे में लिखा है ना, तो ये सारे सोर्सेज। इसमें किसी ने मैथमेटिक्स के बारे में लिखा, मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे पास बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, किसी ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा। तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट के ऊपर जो लिखा हुआ काम है, दैट इज अ साइंटिफिक ट्रस्टीज दैट वी हैव। इसके एग्जांपल आप मेरे से पूछेंगे तो आई विल से, इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे देयर वाज अ वर्क कॉल्ड एज आर्य भाटिया, वी हैव दी आर्य भाटिया। ये किसने लिखा है भैया, दिस इज द वर्क रिटन बाय आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट साहब का लिखा हुआ एक काम है, आर्यभट्ट जी ने लिखा, आर्यभट्टिया। इसी तरह से अर्थशास्त्र दूसरी कैटेगरी में, एग्जांपल आप लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल वी हैव द अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र सबको पता है किसने लिखा है, रिटन बाय कौटिल्य, चाणक्य और कौटिल्य। अब ये दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स। अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। आर्यभट्टिया जो लिखा हुआ है ये मैथमेटिक्स के बारे में है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। इसी तरह से यू हैव अष्टाध्याय, इसमें एक और एग्जांपल आ जाता है, दी अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय लिखा है बाय पाणिनि, ये ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर है, रिटन बाय पाणिनि, PANINI।
दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द संस्कृत ग्रामर. तो वी हैव द अष्टाध्याय. तो ये वाला जो लिटरेचर है, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर राजा और समथिंग, बट इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने जो लिखा है उस टाइम पे, इन्होंने बहुत सारे हिस्ट्री के ग्लिम्सेस भी साथ में दिए हैं. तो ये साइंटिफिक ट्रस्टीज क्यों है, आपको समझ में आ रहा है ना. इट्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स दैट वर देयर. और ये भी समझ में आता है कि भारत में किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ, उस सब्जेक्ट की भी हिस्ट्री है, उस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या हमने चीजें लिखी, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा. राइट. इसी तरह से आपने वराह मिहिर का नाम जरूर सुना होगा, आई एम श्योर. देयर इज अनदर एग्जांपल यू कैन राइट इज बृहत संहिता. आपने ये भी सुना होगा बृहत संहिता के बारे में. बृहत संहिता was written by a very great mathematician of India whose name was वराह मिहिर. सो वराह मिहिर ने लिखा था ये बृहत संहिता. ये जो चारों मैंने आपको चारों के चारों जो नाम बताए हैं ना, ये प्लीज नोट करना है और याद रखने हैं. आपके एमसीक्यू में आपको ये मिलेंगे. कई बार मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. अर्थशास्त्र, चलो ये तो आसान, पहले दो तो आसान हो गई, बट अष्टाध्याय और बृहत संहिता के बारे में याद रखना है. बृहत संहिता वराह मिहिर और पाणिनि का अष्टाध्याय संस्कृत ग्रामर आपको जरूर याद रखना है. ठीक है जी. अब आ जाइए सोर्स नंबर 4 पे. अब चौथा यहां पे सोर्स कौन सा निकल के आएगा, चौथा क्या आएगा आपका, चौथा है आपका संगम लिटरेचर. चौथा है संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर में सर क्या आएगा, देखिए संगम लिटरेचर, संगम का मतलब होता है असेंबली. द वर्ड संगम मीन्स, संगम मीन्स असेंबली. ठीक है बॉस. और असेंबली क्यों कहा गया, बेसिकली क्या है ना, तीन ऐसी बड़ी असेंबलीज हुई थी साउथ में. देयर वर 3 सच संगम्स. तीन बड़ी बड़ी असेंबली. असेंबली किसकी असेंबली, वहां पे बहुत सारे तमिल पोएट्स इकट्ठे हुए हैं. संगम जो शब्द असेंबली है, 3 सच संगम्स वर हेल्ड इन द पास्ट इन डाउन साउथ. और इसमें बेसिकली द पोएट्स, जो तमिल पोएट्स थे, इट वाज द असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स. तो तमिल पोएट्स यहां इकट्ठे हुए, और इन तमिल पोएट्स ने इन संगम्स के अंदर जो भी अपना लिटरेचर क्रिएट किया, उसको कलेक्टिवली हम संगम लिटरेचर बोल देते हैं. संगम लिटरेचर का मतलब लिटरेचर प्रोड्यूस्ड और रिटन बाय द तमिल पोएट्स in 3 such sangams, in 3 such assemblies. That is why the name is Sangam literature. I hope that makes sense, right? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को. तो ये चीजें हो गई यहाँ पे. इंट्रोड्यूस 3 assemblies called संगम लिटरेचर मेनली. अच्छा, अब इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग निकल के आती है. इसमें किस तरह की चीजें लिखी गई हैं संगम लिटरेचर में, जो इसका कंटेंट अगर आप देखिएगा तो कंटेंट आपको मिलेगा मोस्टली फॉकलोर. मोस्टली आपको फॉकलोर यहां ज्यादा मिलेगा लिखा हुआ. और ये सब लिखा हुआ है बाय द अर्बन पोएट्स. बहुत सारे अर्बन पोएट्स ने यहां पे चीजें लिखी हैं. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि संगम लिटरेचर जो लिखा हुआ है, इट इज मोस्टली सेक्युलर. संगम लिटरेचर की खास बात यह है कि ये मोस्टली सेक्युलर. इसमें किसी धर्म को ज्यादा वो नहीं किया गया. लगभग ज्यादातर जो संगम लिटरेचर है, जो फोकलोर पे बेस्ड है, वहां की लोकल स्टोरीज पे. फोकलोर क्या होती है, वहां की आसपास की जो लोकल स्टोरीज होती है उनके ऊपर बेस्ड लिटरेचर है. और मोस्टली इसको सेक्युलर रखा गया है. तो इसमें हमें बहुत कुछ मिलता है. सेक्युलर है क्योंकि, और इसको जो है इसका जो कंटेंट है, तो वहां के सेक्युलर है क्योंकि इट्स रिटन इन द प्रेज ऑफ न्यूमरस हीरोज एंड वॉरियर्स. तो वॉरियर्स के बारे में लिखा हुआ है, उनके हीरो के बारे में लिखा हुआ है.
अपनी फॉकलोर के बेसिस पे, इसलिए इसको भी लार्जली सेक्युलर ही माना जाता है। पर इसको अलग से आपने क्यों मेंशन किया? बिकॉज ये एक स्टैंड आउट अपना जो है प्लेस डिजर्व करता है लिटरेरी सोर्सेज में, इसका अलग से होना चाहिए जिक्र संगम लिटरेचर। हालांकि जब हम आगे चलेंगे डिटेल में तो उसके बारे में बहुत सब कुछ बात होगी। जब मैं विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करूंगा तो संगम लिटरेचर के बारे में बात होगी। बट फिलहाल हम सोर्सेज की बात करते हैं तो लिमिटेड इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो संगम लिटरेचर में ये सब लिखा गया, ये भी एक अच्छा सोर्स है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ हमें पता चलता है इस सोर्स में। तो यहाँ पे वी गेट द इनसाइट्स ऑफ उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, स्पेशली उस टाइम की सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी हमारी कैसी थी, उसके बारे में संगम लिटरेचर हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या, किस तरह के वर्क कल्चर क्या थे, क्या क्या सारा, वो तो एक पूरा अपने को आइडिया मिलता है संगम लिटरेचर के साथ में। अच्छा, संगम लिटरेचर के बारे में ना एक दो स्पेसिफिक चीजें नोट कर लो, ठीक है ना। एक दो पर्टिकुलर चीजें नोट करो जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी खास आ सकती है। तो संगम लिटरेचर के जो आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे मैं आपको दो चार चीजें लिखवाता हूं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, ठीक है ना। इसके कुछ पर्टिकुलर मैं आपको वो देता हूं, कुछ नेम्स देता हूं जो मुझे लगता है कि एग्जाम्स में आने का पोटेंशियल रखते हैं। सबसे पहला इसमें एक चीज नोट कीजिएगा कि संगम लिटरेचर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटू टोकाई। ये एटू टोकाई क्या चीज है? ETTU TTOKAI। तो वन ऑफ द वर्क, ये दिस इज वन ऑफ द वर्क दैट इज डन अंडर संगम लिटरेचर। तो इसके मैं कुछ फेमस वर्क के बारे में लिखवा रहा हूं, सम फेमस वर्क्स अंडर संगम लिटरेचर। तो एटू टोकाई जो है इसके अंदर एक लिखा गया है, इट इज बेसिकली 30,000 these are 30,000 lines of poetry, 30,000 lines of poetry including 8 anthologies, under 8 एंथोलॉजीज। तो वो है आपका एटू टोकाई। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई ये क्या चीज है एटू टोकाई किस बारे में, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। इसमें एक और फेमस वर्क आपका आता है जिसको हम लोग कहते हैं पूरण नुरु, जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पूर्ण नुरु। व्हाट इज पूर्ण नुरु? पूर्ण नुरु अंडर संगम लिटरेचर, these are the poems collected in groups of hundreds, poems collected in the group of hundreds। तो 100 के ग्रुप में लिखी हुई कविताएं इज कॉल्ड पूरण नुरु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर द फेमस वर्क। और बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली एमसीक्यू में आ जाए कि क्या है पूर्ण नुरु। अब देखो प्रॉब्लम आएगी, मैंने कहा था नेम्स में प्रॉब्लम आएगी, पर एक दो बार, दो चार बार जब इनको पढ़ोगे, नेम्स भी फैमिलियर हो जाएंगे। तो आपको दो चीजें मैंने यहां एक्सप्लेन कर दी हैं। एक इटू टोकाई, 30,000 लाइनों की पोइट्री 8 एंथोलॉजीज के अंदर लिखी हुई। जो वर्ड होता है एट, एट मींस 8। अगर तमिल भाषा भी आप देखोगे, तमिल लैंग्वेज में देखोगे, जो वर्ड है एट, एट मींस 8। तो 8 एंथोलॉजीज में, 8 पैराग्राफ एक पार्ट्स में लिखी हुई। एंथोलॉजीज इज मोर लाइक पार्ट्स। तो पुराणनुरा हो गया, एटू टोकाई हो गया। इसके अलावा ना इसमें एक दो चीजें और है इंटरेस्टिंग। जो पूरा का पूरा जो संगम लिटरेचर है उसको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। द होल वर्क ऑफ संगम लिटरेचर, जो सारा का सारा काम है संगम लिटरेचर का, इट हैज टू मेन ग्रुप्स। ठीक है, इसके दो मेन ग्रुप हैं। उसमें एक ग्रुप का नाम रखा गया है, यानी एक कलेक्शन, एक वर्क का पूरा जो ग्रुप है उसका नाम रखा गया जो पुराने वाला है, दैट इज कॉल्ड पति नैनकिल। पति नैनकिल कन्नाकू।
कनाकू, ये है जो सारा ओल्डर वर्क है, जितना पुराना काम है। देखो 3 संगम हुए हैं ना, तो जो स्टार्टिंग के संगम्स का काम है उसको अलग से क्लासिफाई, अलग से ग्रुप में बांटा गया है, और उस ग्रुप ऑफ वर्क का नाम है पतिनेनकिल कनाकू। दिस इज द ओल्डर वर्क ऑफ संगम। और दूसरा जो नया काम है, जो लेटेस्ट काम है संगम का, दैट ग्रुप नेम इज पट्टू 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 पट्टू, ऐसा करके बोलते हैं इसको, पट्टू पट्टू। दिस इज द न्यूअर वर्क, दिस इज द कंपैरेटिवली जो नया काम है वो इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो पूरा का पूरा संगम लिटरेचर को ही 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ओल्डर वर्क और न्यूअर वर्क में। ओल्डर इज पतिनेनकिल एंड नए वाला इज पतु पतु। ठीक है जी, 3 चीजें आपको बता दी मैंने स्पेसिफिकली, और ये वो चीजें हैं जो राइट अवे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, डायरेक्टली एमसीक्यूज में आपको आ सकती हैं। तो प्लीज ये चीज एक बार नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही हाई क्वालिटी लिटरेचर, लेट मी टेल यू, ये जो संगम लिटरेचर है, इट इज कंसिडर्ड ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। बहुत ही हाई क्वालिटी का ये लिटरेचर है, इसको ऐसा ऐसा मत समझिएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है हमारे लिए। क्लियर एवरीवन? सो नाउ अंडर लिटरेरी सोर्सेस हमने रिलीजियस सोर्सेस पढ़ लिए, हमने सेक्युलर सोर्सेस पढ़ लिए, हमने साइंटिफिक ट्रस्टीज आपको पढ़ा दिया, और चौथा सोर्स संगम लिटरेचर का भी आपको पढ़ा दिया। हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टिल अंडर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री के सोर्सेस, और वी आर स्टिल विद द फर्स्ट सोर्स विच इज लिटरेरी सोर्स। हमने अभी तक भी वो नहीं स्टार्ट किया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को नहीं हमने टच किया। वी आर स्टिल विद द लिटरेरी सोर्सेस। लास्ट आखिरी जो सोर्स है आपका नंबर 5, सोर्स नंबर 5 अंडर लिटरेरी इज द फॉरेन अकाउंट्स या ट्रैवलॉग्स। जो आपके ट्रैवलॉग्स थे, द ट्रैवलॉग्स, जिनको हम सिंपली फॉरेन अकाउंट भी बोल देते हैं, वो हमारा इसके अंदर आएगा, इसका पार्ट माना जाएगा। सो ट्रैवलॉग्स में क्या चीज है भाई, देखो अच्छी बात क्या है ना, ये फॉरेन अकाउंट्स है, फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखे हैं ना, तो दे आर व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ सोर्स। पहली चीज, इनको अपने सोर्स माना ही क्यों है भाई, ये तो फॉरेनर्स ने लिखे हैं, जो भारत जो आए, वो लोग आए, आकर के उन्होंने देखा। तो अच्छी बात ये है ना कि ये एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। जो ट्रैवलॉग्स होते हैं, व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ रिलायबल सोर्स, बिकॉज फर्स्ट they give the first hand information, they give us the first hand information। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो होती है जो आपने देखा है, दी आई विटनेस्ड इंफॉर्मेशन, जो खुद आपने देखा और उसके बारे में लिखा, दैट इज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स भारत में आए, चाहे वो मेगास्थनीज हो जिसने इंडिका नाम की महान किताब लिख दी, या उसके अलावा चाइनीज ट्रैवलर्स हो, फा हेन भारत में आया, हुआंग सांग भारत में आया, इन फॉरेन ट्रैवलर्स ने आकर के अपने ट्रैवलॉग्स में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको दी है। और दूसरी अच्छी बात, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर्स थे, इनको किसी राजा को इंप्रेस नहीं करना था, इन्होंने जो लिखा है उसे माना जाता है दिस इज लार्जली अनबायस्ड। अनबायस्ड होने का भी लॉजिक है ना, क्योंकि इन्होंने जो नोटिस किया अपने हिसाब से वो इन्होंने लिखा है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये नहीं लिखे गए हैं, और जहां पे जो कमियां थी, जो चीजें गलत थी, उनको भी इन्होंने मेंशन किया है। तो अनबायस्ड सोर्स हो गया, हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का सोर्स ये मिला, इसलिए इसको हमने एक पार्ट माना है अपने लिटरेरी सोर्सेस का। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, सपोज देयर इज अ ट्रैवलॉग नेम एज इंडिका, ये किताब है, दिस इंडिका नाम की जो बुक लिखी है, इट इज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आए भारत में, इन्होंने भारत घूमा, भारत के बारे में बहुत कुछ लिख के गए। तो मेगास्थनीज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर जिन्होंने भारत में विजिट किया। इसके अलावा देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये तो पूरी किताब के रूप में लिख दिया, बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है हमें मिलते हैं फ्रॉम द ट्रैवलॉग्स ऑफ फा हेन। जो फा हेन थे, ये चाइनीज ट्रैवलर थे, ये भारत में आए थे 5th सेंचुरी में, ये 5th सेंचुरी एडी में भारत में आए थे। उस टाइम पे गुप्ताज का टाइम था,
तो अंडर द एज ऑफ गुप्ताज ही विजिटेड इंडिया, फाहेन। उसके बाद एक और बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर जो भारत में आए, नाम था उनका हुआंग सांग। हुआंग सांग। और जो हुआंग सांग है ये भारत में आते हैं 7th सेंचुरी एडी में, और ये जब आए थे इट वाज द टाइम ऑफ हर्षा, ये हर्षा के टाइम पे आए थे। तो इनके जो रिकॉर्ड्स, इनकी जो किताबें, इनके जो सोर्सेज हैं, वहां से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया टिल ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। और इसमें इन्होंने सब कुछ लिखा है। दे रोट अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, आइडियाज, एवरीथिंग। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए इनको हम जो है अपने सोर्सेज में ऐड करके चलते हैं। आई थिंक वी आर डन विद व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। ये बात समझ में आ गई। अभी तक जो हमने लिखा है, जो आपको समझाया है, द लिटरेरी सोर्सेज, वो सभी बच्चों ने लिख लिया, क्लियर हो गया। अभिषेक लिखते हैं तोल्काप्पियम इस तमिल ग्रामर, सीलापादिकरम पॉलिटिक्स में। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तोल्काप्पियम है ना, और सीला, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, बिल्कुल अनडाउटेडली। चलिए जल्दी से जरा बताइए क्विकली, आर वी डन विद व्हाट वी हैव रिटन? अभी तक हमने जो लिखा है कंफर्टेबल है, क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए क्विकली। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर, दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आई होप सब बच्चों ने साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। कल इसी चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। आज क्योंकि समय थोड़ा सा कम मिला हमको, कल 9 बजे वी हैव टू एंड द क्लास। सो कल 7:30 बजे कोशिश करेंगे शुरू करने की। आज थोड़ा करंट अफेयर लेट स्टार्ट हुआ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। पहले मुझे फटाफट से एक फीडबैक दे दो, अगर हम इस फॉर्मेट में आपको करवाते हैं आपके लिए कितना इजी रहेगा? ये फॉर्मेट कितने लोगों को समझ में आया? हिस्ट्री को बजाय बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ने के अगर हम नोट्स के स्टाइल में करें तो आई थिंक आपको ज्यादा टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और यूजफुल फॉर्मेट में मिलेगी। जल्दी सी क्विक फीडबैक आप दे दीजिए जरा, आपका हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 कैसा रहा? और कल इसके आगे से वी हैव टू स्टार्ट, जैसे आज हमने बात करी है इसकी, कल वी हैव टू स्टार्ट विद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे इसमें आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है। चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 भी छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो फटाफट से इन चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस सुबह 7:30 बजे होंगी। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आप जरूर पढ़िएगा। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सुबह 6 बजे है, ठीक है? और क्योंकि आप अभी सारे बच्चे आए हुए हैं हमारे कोर्स के लिए, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों का एक करंट अफेयर का भी मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक बार प्लीज नोट करके जाना, दिसंबर मंथ का शेड्यूल नोट करके जाओ, दिसंबर में हम क्या करने वाले हैं। तो सुबह 6 बजे हमने आपके लिए यूट्यूब पे रखा है डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन, डीएनए, सुबह 6 बजे। 7:30 वी आर डूइंग दिस हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री की लाइव क्लास आपके लिए। सुबह 10 बजे के अप्रोक्सीमेटली, आज थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, आज 10:30 के करीब शुरू करेंगे। तो आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास है सुबह सुबह। फिर 3 बजे के अप्रोक्सीमेटली यू हैव योर ज्योग्राफी क्लास। शाम को 8 बजे के अप्रोक्सीमेटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू, और ये स्पेशली आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए है, जो प्रीलियम्स 2025 के करंट अफेयर्स है। प्रीलियम 2025 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के, वो आप लोगों के लिए करवाए जाएंगे 8 बजे से। और 9 बजे वी आर गोइंग टू हैव दिस विजन आईएएस का, ठीक है ना? विजन आईएएस का हम लोग शुरू करेंगे, जो अपना चल ही रहा है मंथली करंट अफेयर्स। इसमें जो आपके मंथली करंट अफेयर्स हैं, ये जो प्रीलियम्स वाला जो चीज है, जो प्रीलियम ओरिएंटेड चीज हम स्टार्ट करेंगे 8 बजे वाला जो होगा, इसको जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। ये स्पेशली आपके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने स्टार्ट करे हैं। ये आपके मोबाइल ऐप पे होंगे, यूट्यूब पे 2 चीजें। अच्छा, एक चीज और, अब से जो विजन का जो मंथली करंट अफेयर है ना, तो मैं सोच रहा था कि विजन का मंथली जो करंट अफेयर है, क्या इसको मोबाइल ऐप पे भी रखें?
या इसको सिर्फ यूट्यूब पे कर दे। बिकॉज एक चीज आपकी मोबाइल ऐप के लिए ठीक है, ये वाले हम मोबाइल ऐप पे करते हैं, तो क्या हम विजन आईएएस को आप लोग यूट्यूब पे फॉलो कर लेंगे? अगर मोबाइल ऐप पे ना कराएं और सिर्फ इसको यूट्यूब तक लिमिटेड रखें, एक बार क्विक फीडबैक दे दीजिए। क्योंकि ना उसमें क्या होता है, जब हम दोनों में साथ साथ ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, तो यूट्यूब का वीडियो बहुत अटक अटक के आता है। उसमें ना यूट्यूब का वीडियो बहुत अटक अटक के आता है। तो आप लोगों के लिए, हाँ, यूट्यूब पे हम लोग उसको सिर्फ यूट्यूब पे कर लेते हैं। मंथली करंट अफेयर्स यूट्यूब पे ज्यादा बेटर फॉर्मेट में आते हैं। और जो आपके लिए एक्सक्लूसिवली आपके प्रीलिम्स के जो करंट अफेयर्स है ना, उनको हम लोग जो है आपके मोबाइल ऐप पे करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो आज दिसंबर से वी आर नॉट गोइंग टू डू विजन आईएएस का मंथली अफेयर करंट अफेयर ऑन द मोबाइल ऐप। वो आपको सुनना होगा यूट्यूब के थ्रू। पर आपके अपने करंट अफेयर्स जो है, हमने 8 बजे शाम को टाइम रखा है, 1 घंटा रोज क्लास करेंगे आपके लिए, डेडिकेटेडली करंट अफेयर्स हम लोग ने बनाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू गाइज एट 10:30। आज इकोनॉमी की क्लास को थोड़ा लेट शुरू करेंगे क्योंकि नया नया स्टार्ट हो रहा है मंथ, और थोड़े से मुझे भी नोट्स अपडेट करने हैं कुछ उसमें। सो आज 10:40 के अप्रोक्सीमेटली हम लोग इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। See you guys at 10:30 or 10:40 for Indian economy. Take care. God bless you. Lots of love. All the best. और हाँ, अब से हर संडे को, आप लोगों ने एक और रिक्वेस्ट किया था कि सर संडे को आपका डाउट क्लास कर लीजिए, तो हमने वो भी आपकी बात समझ ली है। एवरी संडे वी आर गोइंग टू हैव अ डाउट क्लास। इसमें मैं एक दो चीज और नोट करा दूं आपको कि जो संडे का फॉर्मेट है, आपका वो भी स्टार्ट होगा इसमें दिसंबर के मंथ में ना। एवरी संडे वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट। तो 50 क्वेश्चंस का आपको हर संडे को एक टेस्ट आपको दिया जाएगा एमसीक्यू का, और हर संडे को वी आर आल्सो गोइंग टू हैव अ डाउट क्लास। तो आपकी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स आपके होते हैं ना, तो वो उसके लिए भी आपके लिए रखा गया है। ठीक है सर, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट है दिसंबर के लिए। भाई मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिएगा। आप लोगों का रिजल्ट आना जरूरी है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।